हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माइंडसेट एजुकेशन। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लास 9 के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है आपके फ्रेंच सोसाइटी। ओके, टॉपिक समझ में आया। यहाँ पर अभी आप देखोगे डिस्प्ले पर जो फ्रेंच सोसाइटी है, मतलब हम लोग फ्रांस की जो सोसाइटी है वहां पर कौन कौन से लोग रहते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, क्योंकि देखो हमको पता है वहां पर जो राजा था फ्रांस के अंदर लुई 16, उस समय पर वहां की जो सोसाइटी थी उसमें किस किस तरह के लोग इन्वॉल्व थे जो रिवोल्यूशन करेंगे। क्लियर। अगर जिन बच्चों को रिवोल्यूशन का मीनिंग समझना है तो मैंने आई बटन में जो है यहाँ पर वीडियो का लिंक दिया हुआ, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ प्रॉपर। क्लियर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्रांस की सोसाइटी के बारे में। जब रिवोल्यूशन हुआ तो उस टाइम पर वहां पर कौन कौन से लोग थे समाज के अंदर। जैसे आपने पढ़ा है ना, आपकी जो इंडिया है तो वहां पर आपका जो समाज था पहले वैदिक इरा के अंदर, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो उनके बारे में। तो ये इंडिया का, तो वैसे ही यहां पर हम बात कर रहे हैं फ्रांस की सोसाइटी के बारे में। ओके, तो देखो जो फ्रांस की सोसाइटी है, देखो बेटा वहां पर क्या है, उस सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे हो, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। ओके, अब ये स्टेट का मतलब ध्यान रखें आप कि सर ये स्टेट क्या हुआ है। अगर आप समझ रहे हो STAT, अगर आप स्टार्टिंग में यहाँ पर ई लगा हुआ है तो आप ध्यान रखें यहाँ पर स्टेट जो है ना वो रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि सोसाइटी का जो रैंक है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ये। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट मतलब यहाँ पर जो टॉप लेवल के जो लोग हैं, है ना, जो फर्स्ट रैंकर हैं सोसाइटी में, जिनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। जैसे हम इंडिया की बात करें, पुराने टाइम पर जो वर्ण व्यवस्था थी तो उसमें सबसे टॉप पे कौन आते थे, ब्राह्मण, फिर सेकंड पे क्षत्रिय आते थे। तो वैसे ही यहां पर जो है आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में डिवाइड थी फ्रांस की सोसाइटी, जब यहां पर लुई 16 रूल कर रहा था। क्लियर। रिवोल्यूशन से पहले वाला टाइम की हम बात कर रहे हैं। क्लियर, एक चीज ध्यान रखनी है आपको, बिफोर रिवोल्यूशन है ये सोसाइटी। ओके, क्लास 9 के अंदर ये टॉपिक है। आप अगर छोटी क्लास में भी देखते हो तो कहीं ना कहीं टॉपिक आ जाता है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। तो देखो बेटा, फर्स्ट स्टेट के अंदर जो चीज आने वाली है वो क्या आएगी। फर्स्ट स्टेट देखो, फर्स्ट स्टेट में कौन से लोग आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं आपके सामने क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब होता है, बहुत इजी लैंग्वेज में होता है, प्रिस्ट, पुजारी। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर, मतलब जो चर्च में जो पूजा करते हैं वहां पर जितना भी रिलीजियस जो पूजा का काम होता है वहां पर जो भी है ना, मतलब समझना है आपको कि क्लर्जी का मतलब उन चीजों से है जो भी रिलीजियस सेरेमनीज को ऑपरेट करते हैं, फंक्शंस करते हैं, वो लोग क्लर्जी के अंदर आएंगे। ओके, चर्च में होते हैं फादर। क्लियर। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो चर्च के अंदर जो भी काम करते हैं पूजा पाठ का, वहां पर जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो सब लोग इस फर्स्ट स्टेट के अंदर इन्वॉल्व होंगे, चर्च वाला। ओके, क्लियर। तो ध्यान रखना है, तो इनका टॉप लेवल था। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इंडियन सोसाइटी से, आपको पता है कि इंडिया में पहले जब राजा रूल किया करता था तो वहां पर क्या है, राजा कोई भी काम करने से पहले किससे पूछता था, पंडित जी से, ब्राह्मण से। ठीक है, तो वो उनके कहने के हिसाब से ही सारे काम करते थे। तो यहां पर जो है, अगर हम बात करें यूरोपियन जो सोसाइटी है, वहां पर जो फ्रांस है, वहां पर भी ये जो क्लर्जी का जो रोल है ना वो टॉप लेवल का है। क्लियर, समझ में आया। सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टेट में क्या बात कर रहे हैं बच्चा हम यहाँ पर। सेकंड स्टेट देखो, सेकंड स्टेट में जो आने वाले हैं वो है नोबिलिटी। नोबिलिटी का मीनिंग समझना आप, एक सिंगल वर्ड में अगर बात करूं तो यहां पर आएगा राजा की फैमिली प्लस उसके रिलेटिव्स। ध्यान रखना है आपको। क्लियर। ओके, समझने के लिए ध्यान रखना है आपको। यहां पर आपकी बुक में स्पेशल नहीं दे रखा कि नोबिलिटी में सर कौन से लोग आने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि राजा और उसके पूरे रिलेटिव्स, वो सब लोग किसके अंदर आ रहे हैं बच्चा, सेकंड स्टेट के अंदर आ रहे हैं। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नोबिलिटी का मतलब होता है जो काफी हाई ग्रेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रिलेटिव्स, राजा और उसकी पूरी जो फैमिलीज हैं, वो सब लोग आपके इस सेकंड स्टेट के अंदर आने वाले हैं। क्लियर हुआ। थर्ड स्टेट की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब थर्ड स्टेट में भी 3 लेवल आप यहाँ पर देखने वाले हो, मतलब थर्ड स्टेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट देखो आप यहाँ पर बिग बिजनेसमैन, जो वहां पर जो मर्चेंट्स होते हैं, बिग बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रीज को ऑपरेट कर रहे हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। कोर्ट ऑफिशियल्स, राजा के जो दरबार के जो लोग थे ना, ऑफिशियल्स, वहां पर जो भी काम करते हैं, सारा वो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, वो सब लोग भी थर्ड स्टेट के अंदर आएंगे। क्लियर। उसके बाद लॉयर्स, ठीक है, जो भी वहां पर जो जजमेंट से रिगार्डिंग जो लोग हैं, वो सब लोग आपके थर्ड स्टेट के फर्स्ट पार्ट का हिस्सा हैं। क्लियर। सेकंड चीज देखो यहाँ पर, थर्ड स्टेट का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या आ रहा है बच्चा, पीजेंट्स एंड आर्टिसन, किसान लोग। और आर्टिसन का मतलब हो गया आर्टिस्ट, जितने भी वहां पर कौन है, आर्टिस्ट हैं,
मतलब जो स्कल्पचर हैं, जो मूर्तियां बनाते हैं, जो पेंटिंग्स करते हैं, जो ड्राइंग्स करते हैं, क्लियर। तो वो सारे लोग इसके, जो भी सिंगर्स हो गए, सभी तरह के जितने भी आपके आर्ट्स रिगार्डिंग जो चीजें हैं, वो सब चीजें आपके इस आर्टिसन के अंदर आती हैं। तो ये लोग हैं। थर्ड स्टेट देखो बेटा, थर्ड स्टेट का जो थर्ड पार्ट है उसमें देखो कौन से लोग आ रहे हैं, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड द सर्वेंट्स। तो देखो लास्ट कैटेगरी जो है थर्ड स्टेट की, इसमें ये लोग इन्वॉल्व है। आया समझ में? तो ये इस तरह से फ्रांस की सोसाइटी है। आपको द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ने से पहले इस सोसाइटी के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए बच्चा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्लियर? आपको समझना चाहिए, क्योंकि आपको देखो बेटा, जब ये पता नहीं लगेगा कि वहां के रिवॉल्यूशन को करने वाले कौन से लोग हैं, फिर पढ़ने का फायदा नहीं रहेगा। समझ में नहीं आएगा कि रिवॉल्यूशन कर कौन रहा है। तो ये लोग हैं, रिवॉल्यूशन को करने से पहले कौन से लोग वहां पर इन्वॉल्व थे, उन लोगों के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो मैं आपको बता दूं पहले से कि जो रिवॉल्यूशन को जो करने वाले लोग हैं ना बेटा, उसमें ये थर्ड स्टेट के लोग आएंगे। यही वो लोग हैं जिसको हम लोग जानते हैं मिडिल क्लास। ध्यान रखना है चीज, है ना, कॉमन मैन, आप इसको कहते हो आम आदमी, आप इनको बोल सकते हो बच्चा। वहां पर फ्रांस के अंदर जो मिडिल क्लास था वो थर्ड स्टेट वाला था। क्लियर? ये ध्यान रखना है आपको पहले से ही। यही लोग रिवॉल्यूशन करने वाले हैं। ये लोग नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे? दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। क्लियर? नहीं आ रहा तो इसका आंसर मिलने वाला है नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर। चलते हैं हम लोग उस स्लाइड पर। देखो बच्चा, ये समझना यहाँ पर क्या चीजें रखी है। देखो आपके यहाँ पर दे रखा है, ये थोड़ा सा आपकी जो फ्रेंच सोसाइटी है उसका डिस्क्रिप्शन पार्ट है। तो देखो, पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखो बेटा, फ्रांस की सोसाइटी में 90% जो पॉपुलेशन है, मतलब हो गया पूरे पूरे फ्रांस का मैक्सिमम पार्ट, तो कौन है? किसान है। इसको आप फार्मर भी बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि सर ने पीजेंट्स लिख दिया, स्पेलिंग में दिक्कत आती है, फार्मर लिख दो आप इजीली। क्लियर? तो वहां की जो पॉपुलेशन है वो 90%, तो पूरा पॉपुलेशन जो है वो फार्मर है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ओवन द लैंड दे कल्टिवेटेड। बट वो 90% पॉपुलेशन किसान है, बट उनके पास में खुद का खेत तो है ही नहीं। खुद के जो लैंड है, खुद की जो जमीन है, वो उनकी नहीं है। मतलब मैक्सिमम जो जमीन है, जो लैंड है, एग्रीकल्चर एरिया है, वो किसके पास होगा? गेस करो यहां पर। वो होगा फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास। ये ध्यान रखना है। तो उनके पास में जमीन नहीं है, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास ज्यादा है। कैसे? नेक्स्ट देखो, टॉपिक में देखो, ये देखो, अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय द नोबल एंड द चर्चेस। आ गया समझ में? तो मतलब देखो 60%। देखो बड़ा, यहाँ कंपेयर करना कि उस कंट्री का मैक्सिमम पॉपुलेशन तो किसान है 90%, और देखो जो किसान है उसके पास में जमीन नहीं है। जमीन किसके पास है? इन लोगों के पास में। क्लियर? एंड अनदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। और रिचर मेंबर मतलब यहाँ पर थर्ड स्टेट का फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा है। जो बिग बिजनेसमैन हैं, जो कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। क्लियर हुआ? तो देखो ये फ्रांस की सोसाइटी है। तो ऑब्वियस सी बात बनता है ना कि ये लोग परेशान होंगे बेचारे। फार्मर जो हैं, पीजेंट जो हैं, वो 90% पॉपुलेशन इनकी ज्यादा है, पर उनके पास में जमीन नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। तो बेचारे वो क्या करेंगे? वो पता नहीं किस तरह से मैनेज कर रहे होंगे वहां पर। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। ओके, अब एक चीज और देखो कि सर ये थर्ड स्टेट की रिवोल्यूशन करने के पीछे आपको जो रीजन है ना, वो यही मिलने वाला है। थर्ड पॉइंट देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। थर्ड पॉइंट में ये बोल क्या रहा है समझना है आपको, कि थर्ड पॉइंट में सर ये क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। तो देखो, द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स वो आगे क्लर्जी एंड नोबिलिटी, इनके पास में स्पेसिफिक कुछ चीजें मिली हुई थी, राइट्स मिले हुए थे। क्या था वो? एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय द बर्थ। अब चीज समझनी है आपकी, सर ये क्या वर्ड आ गया? प्रिविलेजेस का मतलब होता है, अगर मैं सिंगल वर्ड में बोलूं आज के जो टाइम है उसके हिसाब से, वो होता है रिजर्वेशन। आपको समझ में आ जाना चाहिए इसको बोलते ही। रिजर्वेशन मतलब पर्टिकुलर कुछ क्लासेस को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिली हुई है, इंपोर्टेंस मिली हुई है। आया समझ में? इससे इजी कुछ वर्ड नहीं है इसके लिए। प्रिविलेजेस का मतलब होता है रिजर्वेशन, उनको प्रायोरिटी देना, इंपोर्टेंस देना। जैसे आपने क्लास में देखा होगा, जो क्लास का जो टॉपर होता है ना, उसके लिए बहुत सारी चीजें बहुत इजीली मिल जाती है उसको चीजें, उसको नोट्स मिल जाते हैं, उसको डीपीपीज मिल जाती हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें, वो कभी भी डाउट पूछ सकता है। क्लास का टॉपर है तो ये उसको थोड़ा सा प्रायोरिटी मिल रही है। ठीक है ना? तो यहां पर ऐसा ही है कि जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ है ना, इसका मतलब हो गया आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, प्रेफरेंस मिल रही है। वहां की गवर्नमेंट, वहां की सरकार आपको कुछ चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट के साथ में प्रोवाइड कर रही है, जो दूसरे सेक्शन को नहीं मिल पा रही है। ठीक है? या उनको इजीली मिल रही है, तो वो आपको यहाँ पर कुछ कम प्राइस पे ऐसे कुछ मिल रही है। और बाय बर्थ मतलब अगर पर्टिकुलर वो, जिस हम बात कर रहे हैं फ्रांस की जो सोसाइटी के बारे में, तो अगर वो क्लर्जी या नोबिलिटी में पैदा हो जाता है तो उसको वो सारे राइट्स मिलेंगे जो इनके पास थे। अब सब सोच रहे होंगे सर कौन से राइट्स आ गए? बेटा बहुत सारे राइट्स थे, जिसमें से सबसे बड़ा जो राइट था वो क्या था, जो रिवोल्यूशन का रीजन बनता है, कि ये दोनों क्लासेस को टैक्सेस नहीं देने होते थे। सोचोगे सर कितनी बड़ी बात हो गई ये तो, है ना? बहुत बड़ी बात है ना? मतलब टैक्सेस नहीं दे रहे यार, तो इनको चीजें कितनी सस्ती पड़ रही होगी। सबसे रिच लोग भी यही है और ये लोग ही टैक्सेस नहीं दे रहे यहाँ पर। ठीक है? इनको बहुत जगह पर क्या मिला हुआ है? इंपॉर्टेंस मिली हुई है। तो यही चीजें है। तो यही हो गया
सर्टेन प्रिविलेजेस बाय द बर्थ, इनके पास में बहुत सारे राइट्स है, इनके पास में टैक्स जा रहा है उल्टा, है ना। थर्ड स्टेट के जो लोग टैक्स दे रहे हैं ना, वो इनके पास भी जा रहा है काफी सारा, तो ये इनको प्रायोरिटी दी हुई है बेटा, इनको इंपोर्टेंस मिली हुई है ऑलरेडी। आया समझ में आपको? तो ये होता है इसका मतलब प्रिविलेजेस का। कोई पूछे आपसे तो ध्यान रखना, रिजर्वेशन अभी प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग, या फिर इंपोर्टेंस देना, प्रेफरेंस देना बाय बर्थ, कि आप पर्टिकुलर इस क्लास के से बिलोंग करते हो तो आपको वो सारे राइट्स मिल जाएंगे बाय बर्थ, आपको कुछ एग्जाम देने की या कुछ चीज अक्वायर करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग बच्चा, ठीक है। आगे देखो क्या दे रखा है, द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दीज वाज एक्सेप्शन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। ये जो चीज बताई आपको इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने, द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दीज, ये दो दीज जो आया वो आया है क्लर्जी के लिए और नॉबिलिटी के लिए। मतलब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो थे, एग्जेप्शन का मतलब होता है फ्री, विदाउट, ठीक है ना। इन दोनों क्लासेस को टैक्सेस तो देने ही नहीं है बिल्कुल भी, तो यार इनको दिक्कत ही नहीं ना, ये लोग रिवोल्यूशन का पार्ट क्यों बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनने वाले ये लोग। तो क्लर्जी और नोबल जो लोग हैं उनको टैक्सेस देने के उस चीज से फ्री थे ये बिल्कुल ही, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। आगे क्या बोल रहा है बच्चा, ये आगे ये चीज बोल रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। एक और चीज आ गई, नोबल्स जो थे सेकंड स्टेट के लोग, है ना, राजा उसके जो रिलेटिव्स थे, उनको क्या मिले हुए थे बच्चा, फ्यूडल प्रिविलेजेस। फ्यूडल का मतलब होता है सामंत सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। सुना है आपने ये चीज, जमींदारी सिस्टम? मतलब ये जो चीज आ रही है ना, वो है एग्रीकल्चर का, जो जमीन है, एग्रीकल्चर जो लैंड है, उससे रिगार्डिंग बात कर रहा है यहाँ पर ये, ओके, जमींदारी सिस्टम के बारे में। मतलब समझना यहाँ पर उनको जो है, देखो क्या लिखा हुआ है समझना अभी, दिस इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज। मतलब किसान जो है नोबल लोगों से पैसा क्या कर सकते हैं बेटा, बोरो कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, है ना, विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, ठीक है ना। यहां पर तो आपको चीज ध्यान रखना, और वो उनसे क्या लेंगे, बहुत सारे टैक्सेस भी लिया करते थे जमीन से रिगार्डिंग। तो एग्रीकल्चर जो टैक्सेस थे उनके ऊपर कंट्रोल किसका था, नोबिलिटी का, नोबल्स का, ठीक है। तो फ्यूडल इसका मतलब समझ गए आप, सामंती सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। कई बार तो ऐसी कंडीशन थी कि किसान जो थे उनके पास में जमीन नहीं हुआ करती थी, तो जो लैंडलेस लेबर थे या जो फार्मर्स थे जिनके पास खुद की जमीन नहीं थी या बहुत छोटी जमीन थी, तो वो इन नोबल्स के खेतों पर काम किया करते थे, ओके। ये ध्यान रखनी है आपको। तो ये जमींदारी सिस्टम जो है ना, ध्यान रखें आप। फ्यूडल प्रिविलेजेस, प्रिविलेज का मतलब वही स्पेशल प्रायोरिटी मिली हुई है कि राजा ने टैक्सेस को जो वसूलने का जो काम है, उसको गेन करने का जो काम है, वो किसको दे रखा है, नोबल्स। तो ये अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे टैक्सेस वहां के लोगों से लिया करते थे। आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर। आया समझ में? पॉइंट फिफ्थ है, काफी इंपॉर्टेंट है, नोबल्स फॉर द इंजर्ड फ्यूडल प्रिविलेजेस। मतलब जमीन से रिगार्डिंग जितने भी स्पेशल राइट्स थे वो किसके पास थे, नोबल के पास। फ्यूडल का मतलब होता है सामंती सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। क्लियर? याद रहेगा आपको। तो दिस इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज, जितने भी ड्यूज थे एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, वो सारा काम जो है वो पीजेंट से लिया करते थे, ओके। थर्ड स्टेट का जो थर्ड पार्ट था और सेकंड पार्ट था, वहां की हम बात कर रहे हैं, उन लोगों से वसूलते थे ये लोग नॉबल्स। क्लियर? आगे देखो बेटा, लास्ट पॉइंट देखो यहाँ पर आप, चलो आगे हम क्या बात कर रहे हैं, सिक्स पॉइंट है, पीजेंट्स वर ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विसेज। ऑब्लाइज का मतलब होता है फोर्स करना, बहुत ज्यादा फोर्स किया करते थे। कौन लोग, क्लर्जी एंड नोबिलिटी। क्यों करेंगे, रेंडर सर्विस। रेंडर का मतलब होता है प्रोवाइड करना। ये उन किसानों को फोर्स क्या करते थे कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमारे खेतों में, हमारे महल में, हमारे घरों में फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना पड़ेगा। ये चीज बोलते थे, कितना बुरा काम है। आपने सुना है वर्ड बेगार, हमारे इंडिया में यूज होता है ये वाला वर्ड बेगार, है ना। आप फ्री फोकट बैठे हो घर पे, आपको उठा के लेके राजा के सिपाही हो रहा, आपके वहां का काम करवा लिया और छोड़ के दोबारा, ना सैलरी दिया ना कुछ भी नहीं दिया। ये चीज है। तो यहाँ पर जो है ना, पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड, फोर्स किया जाता था उनको, रेंडर मतलब सर्विस, सॉरी देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस देने के लिए, कि तुम अपना जो भी चीज है वो काम करो हमारे यहाँ पर आके, टू द लॉर्ड्स, है ना, टू द लॉर्ड टू वर्क इन हिज हाउस। ये घरों में काम करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर नोबिलिटी और जो क्लर्जी है यहाँ पर वो देखो, टू सर्व इन द आर्मी और इन दी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फील्ड्स टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स। तो मतलब देखो, क्लर्जी एंड नोबिलिटी में जो थर्ड स्टेट के अंदर जो पीजेंट्स थे और जो थर्ड स्टेट का जो थर्ड पार्ट था, वहां पर उन लोगों को ये लोग क्या काम ले रहे हैं, बट हम घरों में काम करवा रहे हैं, खेतों में काम करवा रहे हैं, और उनसे आर्मी भी ज्वाइन करवा रहे हैं, ठीक है ना। और जो रोड का जो कंस्ट्रक्शन है, महल बनने का जो भी काम है, सारा काम इन लोगों से करवा रहे हैं। तो इस तरह से थर्ड स्टेट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में था। थर्ड स्टेट में भी कौन से लोग, सेकंड और थर्ड वाले जो कैटेगरी थी थर्ड के अंदर, ये फर्स्ट तो रिच था क्लास था, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, पर सेकंड लोग बेचारा बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, है ना। मतलब उनके पास में खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, ब्रेड बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी थी, है ना, राजा टैक्सेस बढ़ाने वाला था। पता है आपको लुक 16 के बारे में? तो आपको यहां पर मैंने जो है बच्चा इन चीजों को लेकर एक्सप्लेन किया है, आपको ध्यान रखना है चीजें। क्लियर? ये चीज जो फ्रेंड्स, जो सोसाइटी है, आपको ये प्रॉपर ध्यान रखना है कि सर यहां पर ही आपको इस रिवोल्यूशन का मैक्सिमम पार्ट समझ में आ जाएगा।
कि इसका रीजन क्या होगा। इसी वजह से ये जो थर्ड स्टेट के जो लोग हैं बच्चा यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये वाला पॉइंट है ना, ये लोग ही रिवोल्यूशन करेंगे, इनका सपोर्ट करने आपके थर्ड स्टेट के ये लोग भी आएंगे यहाँ पर। क्लियर? तो आपको चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर कि हुआ क्या है एक्चुअली में यहाँ पर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का ये लेक्चर बहुत जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंच सोसाइटी को समझना, है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ने से पहले आपकी बुक में क्या हुआ, बैस्टिल फोर्ट से स्टार्टिंग कर रखी, क्लाइमेक्स। आप लोग जानते हो आजकल आजकल का जो ट्रेंड, जो मूवीज का ट्रेंड होता है, क्लाइमेक्स बताया तो लोग क्यूरियस हो जाते हैं, है ना, पर आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हो उल्टा, है ना। आपको पहले जो है फ्रेंच सोसाइटी को समझना है कि रिवॉल्यूशन करने वाले थे कौन, परेशानी क्या थी, ठीक है। तो देन उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। जिस टॉपिक को समझने में दिक्कत आ रही है, आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, कमेंट सेक्शन में टाइप करो टॉपिक, ठीक है, मैं उसको लेकर वीडियो लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।